नमस्कार सबको। हेड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, जिसकी टैगलाइन है निरंतरता से सफलता। और इसी टैगलाइन को सार्थक करते हुए हमने 60 डे क्रैश कोर्स प्रोग्राम शुरू की है, जिसका नाम है सृजन। अब क्या है इस प्रोग्राम में? पहले तो हम ये जानेंगे कि इस प्रोग्राम का जो पूरा सार है, जो क्लच है, वो है CSS। ठीक है। और CSS का मतलब होता है कंटेंट, स्ट्रक्चर और स्पीड, जो कि हम अगले 60 दिनों में अचीव करने वाले हैं। ठीक है। और इस प्रोग्राम के 4 मुख्य टारगेट ग्रुप हैं। पहले बिगिनर, ठीक है, जिन्होंने भी शुरू की है प्रिपरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरे, ऐसे लोग जिनके पास कंटेंट है बट उनको राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। उसमें सारे लोग आएंगे, जैसे JRF होंगे, UG PG वाले स्टूडेंट्स होंगे। ऐसे लोग जिनका प्री बहुत आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर एग्जाम से निकल जाता है, लेकिन मेंस और आंसर राइटिंग में उनको समस्या होती है। तीसरे जो ग्रुप है वो एक्सपीरियंस ग्रुप है, जिनके पास अपना फैक्चुअल नॉलेज भी है, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस भी है और जिनके पास आंसर राइटिंग की भी एक्सपीरियंस है। वो रिवीजन के लिए मेरे ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है GDC GIC LT में, जिसका हिस्सा लगा हुआ है, और ऐसे स्टूडेंट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोग्राम हमारा क्या है। हमारे प्रोग्राम का नाम है सृजन, जिसमें 60 डे क्रैश कोर्स दिया जा रहा है ज्योग्राफी मेंस GDC GIC LT के लिए, जो आने वाला मेंस है। उसके अलावा ऐसे सारे स्टूडेंट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में एक व्यापक बदलाव किया गया है। चाहे वो यूपी GDC हो, चाहे वो यूपी GIC हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और आने वाले समय में यूपी 52nd या 53rd से भी सब्जेक्टिव मेंस की बात चल रही है। तो आपको पता है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। तो आपको साल भर आंसर राइटिंग मोड में रहना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारे फीचर्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख लीजिएगा कैसे हम कुछ इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फीस, कोई फीस नहीं है। ये प्रोग्राम आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। बस आप इसमें उपस्थित रहिए, अपना समय दीजिए, अपना टाइम दीजिए। बाकी कंटेंट और एक्सपर्टीज हम आपको देंगे, ये हमारा वादा है। उसके साथ साथ एक वादा और है कि जब आप GDC GIC मेंस का क्वेश्चन देने, एग्जाम देने बैठेंगे, तो आपको 20 में से 16 प्रश्न हमारे इस कोचिंग से मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं मिले तो आप आते ही सबसे पहला काम करिएगा कि हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसको पहले जाकर आप देख लीजिएगा, चैनल पर है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। हमारा, देखिए, पहले प्रश्न को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? समसामयिकी साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का विश्लेषण कीजिए। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था, आपको प्रश्न देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है? आपने प्रश्न देखा, आपके दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। अभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने अभी भी शुरू किया है। आप मेरे साथ केवल और केवल 30 दिन का इंतजार करिए। 31वें दिन में आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनने लगेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, प्रश्न आए तो आप उसके पार्ट्स खोजिए अपने दिमाग में ही। अगले 1 मिनट में आपको ये देखना है कि अगले आधे मिनट में, सॉरी 30 सेकंड में, आपको ये देखना है, क्योंकि आपके पास उत्तर लिखने के लिए 8 से 10 मिनट होंगे। ठीक है। 8 मिनट में अगर परफेक्टली बोलूं, क्योंकि आपके पास 20 प्रश्न होंगे। ठीक है। और आपके पास केवल 3 घंटे होंगे। तो आपको केवल कंटेंट ही डिलीवर नहीं करना है, आपको वहां पर अपनी स्पीड का भी मुशायरा करना है भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप साथ बने रहिए। ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसके कितने पार्ट हैं। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि पहला पार्ट ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, एक तरह से तो हमें पहला भाग ये मिल गया। दूसरा, सब सिस्मोलॉजी या सिस्मिकी के साक्ष्यों या भूकंपीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का विश्लेषण करिए। देखिए, यहां पर हमको 2 बृहत और बिल्कुल क्लियर पार्ट्स मिल गए हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये तो एक समान स्टूडेंट करेगा। अब आप चूंकि मुझसे जुड़े हैं, तो आपको मुझे आधे नंबर ज्यादा दिलाना है इस प्रश्न में। अब आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर इसको हम 2 पार्ट में देखने की कोशिश करें, तो इसमें हमको बहुत माइन्यूट तरीके से पता चलेगा कि 2 पार्ट छुपा हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, ठीक है, जानकारी के विभिन्न स्रोत। एक समान स्टूडेंट से बढ़ के आपको अपनी कॉपी को रखना है, तो आपको इस वाले पार्ट को भी एड्रेस करना पड़ेगा, इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, और इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा।
अब चूंकि आपको लिखने के लिए स्पेस कम होगा, आपको लिखने के लिए समय कम होगा, तो आप इस भाग को डायग्राम के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी भी भर जाएगी, और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी ये बहुत ही सूदिंग लगेगा कि चलो बच्चा भाई बहुत जानकार है, पढ़ के आया, उसने मेहनत की है। कुछ नहीं करना है, आंतरिक भाग आपको बना देने पृथ्वी के। ठीक है, गोला बनाना है, एक और गोला बनाना है, एक और गोला बनाना है, हल्का सा शेड कर देना है, हल्का सा शेड कर देना है। अब मेंटल आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड बना देना है, बस दैट्स इट। अब आपको बना देना है भैया क्रस्ट है 5 से 70 किलोमीटर, ये भाई साहब मेंटल है 70 से 2900 किलोमीटर तक, ये आउटर कोर है 2900 से 5150 किलोमीटर, और इनर कोर है 51 से 50 तो 63 से 71 किलोमीटर। भैया आपको आधा नंबर मिल गया, आप ले गए आधा नंबर ज्यादा। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया है कि किसी भी आंसर को एड्रेस करने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने आपको 20, 40 और 20 की बात की थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 60 ही पहुंच रहा है। आपको क्या करना है, 20, 60 और 20, 20% आपको जगह देनी है इंट्रोडक्शन को, 60% जगह आपको आपको बॉडी को देनी है जिसमें आपका डायग्राम भी होगा, और 20% जगह आपको कंक्लूजन को देनी होगी। इसी विचार के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, परिचय यानी इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये हमको नहीं लिखना है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के कुछ किलोमीटर से अधिक गहराई तक सीधे नहीं देखी जा सकती। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आपको उस गहराई के बारे में जानने के लिए, आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए किसी स्रोत की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी टूल की आवश्यकता होगी। ठीक, इसीलिए भूवैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना और कंपोजिशन को समझने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बताया भाई, देखकर आप पृथ्वी को 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं देख सकते, इसके लिए आपको स्रोतों पर निर्भर होना होगा। स्रोत कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। इनमें से सिस्मिकी यानी भूकंप विज्ञान के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में सबसे विश्वसनीय एवं व्यापक जानकारी मिलती है। देखिए, इंट्रोडक्शन में यहाँ अच्छा क्या हुआ, यहाँ आपने प्रश्न के सारे इस पूरे प्रश्न को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, मतलब आपने पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी दिखा दिया है, विभिन्न स्रोतों के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और सिस्मिकी साक्ष्यों के आधार पर भी बता दिया है कि सबसे व्यापक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन में आपने पूरे प्रश्न को एक तरीके से डील कर दिया है। ठीक है, आपने ये आईना दिखा दिया है एग्जामिनर को कि मेरे प्रश्न में क्या आने वाला है, और ये अलग हो गया आपका सबसे। ठीक है, परफेक्ट इंट्रोडक्शन। आगे आते हैं, बॉडी पार्ट जो मुख्य रूप से पूछा गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होते हैं, पहले जो होते हैं वो डीप बोरहोल्स, जो आप देखे होंगे कि जो बोरवेल होते हैं, हैंडपंप्स होते हैं। ठीक है, जो मोटर्स होते हैं, जो ट्यूबवेल होते हैं, जो डीप बोरहोल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट सोर्स होते हैं। क्योंकि हम वहां तक डीप बोर करते हैं, लोग अंदर जाते हैं, मशीन और टूल्स अंदर जाते हैं, तो उससे हमको जानकारी मिलती है। मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक हमको जानकारी मिल सकती है। ठीक है, जैसे अपने आंसर को अच्छा करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सबसे गहरे बोर की, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर, जो कि रूस में है। ठीक, ये वैल्यू एडिशन, इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। अगर ऐसे कुछ फैक्ट आपको एग्जाम के समय याद आ गए, आप तुरंत डाल दीजिए वहां पर। ये लिखने का तरीका क्या है कि इसको एग्जाम्पल के आगे लिख के अंडरलाइन या बॉक्स में कर दीजिए। ठीक, आपका कॉपी अलग हो गया, हो सकता है फिर से इस पे आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या है, हमारा ज्वालामुखी पदार्थ। ठीक है, जो लावा, क्योंकि हम इनको सामने देखते हैं ना, लावा निकलता है, जो जेनोलिथ निकलते हैं, ज्वालामुखी गैसें बाहर निकलती है, मैग्मा निकलता है, ये हमारे डायरेक्ट सोर्स हैं। तो ये निकलते हैं, हम इनको डायरेक्ट अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि लावा में क्या है, मैग्मा में क्या है। तो इससे हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में और कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। लावा लिक्विड फॉर्म में है, बहुत गर्म है, इसका मतलब हमें पता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर तापमान कहीं तो बहुत ज्यादा है, कि जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स हैं वो लिक्विड में तब्दील हो चुके हैं गर्म होके। ठीक है, अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर। सबसे पहला होता है सीस्मोलॉजिकल एविडेंस, जिसके बारे में हमने बात की है। सीस्मोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, भूकंपीय साक्ष्य। देखिए, मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो थोड़ा बहुत मात्रा में अगर उधर उधर होगा तो उसको प्लीज क्षमा करिएगा। बस आप भावनाओं को समझिए, बस आंसर, ये आंसर पर ध्यान दीजिए। पहला क्या होता है, सीस्मोलॉजिकल एविडेंसेस, और बाहर के भी नॉइज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक है, ये डॉगेज भाई लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर से आप आंसर पर फोकस करिए। ठीक, तो पहला आते हैं हम सीस्मोलॉजिकल एविडेंस। अब देखिए, सीस्मोलॉजिकल एविडेंस में आपको पूरी सीस्मोलॉजी या पूरा भूकंप विज्ञान नहीं डालना है। एविडेंस हमको किससे मिलता है,
पी वेव और एस वेव। ठीक है, होता तो एल वेव भी है लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जनरली ये बाहर इनकी सतह पर इनका रोल होता है। ठीक है, पी वेव की प्रॉपर्टी क्या है भाई? पी वेव जो है वो सॉलिड में भी और लिक्विड में भी दोनों में ट्रेवल कर सकता है। एस वेव भाई साहब क्या करते हैं कि सॉलिड में तो कर लेते हैं ट्रेवल, लेकिन लिक्विड में इनको तैरना नहीं आता। ठीक है, इसीलिए एस वेव भाई साहब तैर नहीं पाते हैं, और ये लिक्विड वाले सोर्स में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं जहां लिक्विड का स्फीयर होता है। इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के पूरे एविडेंसेस को हम लोग क्लियर करते हैं, केवल इन्हीं प्रॉपर्टी को। ठीक है, एक तो इनके फ्लोटेशन वाला पार्ट, कि इनको तैरना आता है कि नहीं। दूसरा इनका रिफ्रैक्शन का पार्ट, ठीक है, परावर्तन जो होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि जब पी वेव और एस वेव पृथ्वी के अंदर गमन करते हैं तो इनका रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक, और इनका मूवमेंट कहीं पर तेज हो जा रहा है, कहीं पर गायब हो जा रहा है। इस आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अप्रत्यक्ष सोर्स की बात करें तो ग्रेविटी एनोमोलीज। ठीक है, क्योंकि जैसे आप नीचे जाओगे ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से वहां पर रॉक्स आपको मिलेंगे। जैसे आपको पता है ग्रेनाइट रॉक जो है वो पृथ्वी की सतह के काफी अंदर मिलता है। ठीक, बेसाल्ट आपको पृथ्वी की सतह के बाहर मिलता है। तो ये पूरा जो है वो ग्रेविटी का खेल है। तो दूसरा पॉइंट आपका आ गया गुरुत्वीय विसंगतियां। तीसरा होता है चुंबकीय अध्ययन, मैग्नेटिक स्टडीज। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, चुंबकत्व की प्रॉपर्टीज पृथ्वी के पास है। क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी का कोर है वो हैवी मटेरियल, हैवी मिनरल से बना है, जैसे आयरन, फेरस, निकेल। ठीक है, तो ये पृथ्वी को चुंबकत्व प्रदान करते हैं। इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हमको ये पता चलता है भाई ऐसे कुछ तो है नीचे जो पृथ्वी को चुंबकत्व प्रदान करता है। तो हम ये जान पाए कि ये कोर की बात हो रही है, कोर में ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो जो चुंबकीय अध्ययन है ये भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बताता है। उल्का पिंड की बात करें, चूंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि पृथ्वी सहित सोलर सिस्टम के सारे ग्रह एक ही पदार्थ से बने हैं, जो कि 1949 में ओट्टो स्केविडिट की थ्योरी से ये मान्य हो गई है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह एक ही पदार्थ से बने हैं। तो उनकी जो संरचना, जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जो मीटेoroids होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। वो जब पृथ्वी पर गिरेंगे उनका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, उनका कंपोजिशन देख लेंगे, तो हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी पा जाएंगे। तो उल्का पिंड हो गया। ऊष्मा प्रवाह में भू तापीय ग्रेडियंट, तो हीट फ्लो एंड जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? पृथ्वी के अंदर आपने बहुत पढ़ा होगा भूगोल में, फ्यूमारोल्स होते हैं। ठीक है, गीजर्स होते हैं जहां से धुआंरे बाहर निकल रहे होते हैं, स्टीम बाहर निकल रही होती है। ठीक, तो इससे भी हमको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझ आता है। देखो ये धुआंरे और ये जो फ्यूमारोल्स होते हैं ना, वो ज्वालामुखी के छोटे भाई होते हैं। ज्वालामुखी में पूरी ज्वाला निकलती है बाहर, ये लो मैग्मा। और जो फ्यूमारोल्स होते हैं, जो धुआंरे होते हैं, ये बेचारे धुआं निकालते हैं, थोड़े बहुत गैसेस निकालते हैं। तो ये भी हमको सोर्स बताता है, ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताता है। तो जब बड़े भाई को आपने ले लिया यहाँ पर ज्वालामुखी पदार्थ, छोटे भाई को तो लेना ही पड़ेगा जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो ये हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हो गए। आगे चलिए। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चन को डील करेंगे, सीस्मिक साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक विश्लेषण। अब जैसे हमने आपको ब्रीफ में इसके पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से पी और एस वेव की प्रॉपर्टी से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता सकते हैं। अब उसको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम कहां पर किस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। पहला हम हेडिंग देंगे भूपर्पटी मेंटल सीमा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि पी तरंग के वेव में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में। ठीक है, देखो इसको याद करने का एक तरीका मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं, आप लोग भूल जाते होंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत प्रश्न आता है ये, क्रस्ट और क्रस्ट। ठीक है, इसके बीच में मोहो होता है। देखो क्रश और क्रश, क्रश हो गया ना, इस क्रश को इस पे क्रश हो गया, और जब क्रश हो गया तो क्रश का मतलब होता है मोहित हो जाना। ठीक है, इनका क्रश इस पे हो गया और इसको कहते हैं मोहित। तो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में होगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी। तो ये बहुत फनी ट्रिक है, लेकिन ये आपको याद रहेगा कि मोहो कहाँ होता है भैया, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में होता है। एक और बताता हूं, मेंटल और मेंटल, ये क्या हो, दो दो मेंटल हो गए, रिपीट हो गए, तो यहां पर रिपीटी। ठीक है, ओके। अब देखो
कोर, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक, यहां पर ओ है, यहां पर ओ है। ठीक है, इसीलिए लेहमन यानी लेमन। लेमन कैसा होता है? ऐसे गोला होता है ना। तो ये इस ओ से लेमन को याद रखना। ये कोर का ये जो ओ है ना दोनों, ये लेमन है। लेमन मतलब नींबू, इसीलिए यहां पर लेमन आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए आप वापस आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही मोहो पर आते हैं भाई साहब, इनकी वेव, जो पी वेव होते हैं उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तेजी से वृद्धि क्यों होती है? दो कारण हो सकते हैं। या तो ये सॉलिड है, तो पूरा क्रस्ट सॉलिड है, में पता है। और दूसरा ये है, या तो सॉलिड तो है ही, तो लेकिन यहाँ पर क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि नीचे जाने पर यहाँ डेंसिटी बहुत तेजी से राइज होती है। ठीक है, तो हमको ये पता चलता है कि जब डेंसिटी राइज होगी तो पी वेव बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल की सीमा पर आपका ये बता देते हैं कि क्रस्ट और मेंटल की सीमा कैसी है। फिर दूसरा क्रस्ट और मेंटल में ही इसको लिखना था, लेकिन ये मेंटल में आ गया है कि गहराई के साथ साथ भूकंपीय वेगों में वृद्धि होती है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्रस्ट के, हमारी भूकंपीय वेग में वृद्धि होती जाएगी। वही चीज है जो घनत्व वाली चट्टानें वहां पर हमको मिलती हैं। अब हम मेंटल पे आते हैं। मेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? ये सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका क्रस्ट तैरता रहता है, यानी लिथोस्फीयर यानी प्लेट तैरते रहते हैं। अब जैसे हमने बताया कि जो एस वेव है वो सेमी लिक्विड, लिक्विड में तो गायब हो जाता है, लेकिन जो सेमी लिक्विड होता है वहां पर इसकी गति कम हो जाती है, और इसमें भी पी वेव की गति थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर हमको इन दोनों की गतियां कम होती दिखती हैं, तो हमको पता चल जाता है भाई मेंटल में कहीं ना कहीं लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। आगे चलते हैं। ठीक है, कोर और मेंटल की सीमा के बीच में, मेंटल और कोर, गुटेनबर्ग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मेंटल खत्म होगा, कोर आएगा। तो कोर में सबसे पहले आउटर कोर आएगा। आपको पता है आउटर कोर लिक्विड में, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ एस वेव पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जैसे मेंटल क्रॉस करते हैं, ऊपरी कोर पर आते हैं, एस वेव गायब हो गया। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर पी वेव धीमे हो जाते हैं, इससे और कंफर्म हो जाता है कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये शैडो जोन मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ आपको। अब आते हैं हम आंतरिक कोर में। क्या होता है? यहाँ पर पी वेव में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि सॉलिड जहां पर होगा, और ऐसा सॉलिड जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर पी वेव बहुत तेज आएंगे। तो ये इनको इनर कोर में मिलता है, जहाँ पे आप, हमने आपको बताया ना, निकेल और फेरस निफे है यहाँ पर। तो यहाँ पर पी वेव की गति बहुत तेज हो जाती है। तो ये हमने इसको कोर को भी एक्सप्लेन कर दिया, मेंटल को भी एक्सप्लेन किया, क्रस्ट को भी एक्सप्लेन किया। ठीक, अब चौथा पांचवा एक्सप्लेनेशन हमारा क्या है? पृथ्वी की परतदार संरचना को बताती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने यहाँ पर बताया है। ये परतदार संरचना हमने कैसे जानकारी पाई है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। इसमें सीस्मोलॉजी जो है उसका सबसे बड़ा योगदान है। कि क्रस्ट में है, दोनों भागते हैं, एस और पी दोनों भागते हैं। मेंटल है, पी धीमा हो जाएगा, एस भी एकदम धीमा हो जाएगा। आउटर कोर है, एस गायब हो जाएगा, पी थोड़ा सा धीमे हो जाएगा। कोर है, पी बहुत तेज हो जाएगा, एस गायब रहेगा। ठीक है, तो परतदार संरचना के बारे में भी हमको जानकारी देती है। ठीक है, तो ये हमारा सीस्मिक साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक विश्लेषण। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट डाल दिए बॉडी में। ठीक, उसके अलावा बॉडी में हम एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम जान लेंगे, जो कि छाया क्षेत्र का है। ठीक, छाया क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि पी और एस वेव की प्रॉपर्टीज पर आधारित है। होता क्या है, यहां से समझिए। छाया क्षेत्र, देखिए, एस वेव क्या होते हैं आपको पता है कि जहां पर लिक्विड होते हैं गायब हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एस वेव गायब हो गए, यहां से एस वेव अंदर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गए। ये एस वेव यहाँ पर आया। कोर जहां पर शुरू हुआ, ये आउटर कोर है, ये लिक्विड में है, यहाँ पर आपको एस वेव नहीं मिलेंगे। यहाँ से फिर ये इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया। तो क्या होता है कि इस पूरे जोन में, क्योंकि जब इसको पार ही नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ आएंगे कैसे? इसको पार ही नहीं कर पा रहा है तो यहाँ आएगा कैसे? इसको पार ही नहीं कर रहा है तो यहाँ आएगा कैसे? तो ये जो पूरा जोन है 103 डिग्री के बाद, ये क्या होता है? ये एस वेव का शेडो जोन होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको एस वेव नहीं मिलते। ठीक है, एस वेव का शेडो जोन क्या है? 103 डिग्री के बाद पूरा एस वेव का जोन है शेडो जोन। पी वेव का शेडो जोन जो है बहुत कम होता है। ठीक, पी वेव का शेडो जोन बहुत कम होता है। कैसे? देखिए, पी वेव आपको पता है ये लिक्विड में भी ट्रेवल करता है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है। मैंने पी और एस की दो प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहला, इनकी क्षमता कि ये लिक्विड में ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, इनका रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन। कैसे? अब देखिए,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर अगर कोई वेव जाएगी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें परावर्तन होता है। ठीक है, अगर लाइटर से डेंसर की तरफ, डेंसर से लाइटर की तरफ जा रही है, तो ये केंद्र की तरफ घुसे, मतलब घूमेगी। ठीक है, देखिए केंद्र की तरफ घुमा हुआ है, केंद्र की तरफ घुमा हुआ है। तो ये जो है पी वेव लिक्विड में जाता तो है, लेकिन गति इसकी धीमी हो जाती है। भले ही धीमे धीमे गति से ये पार तो होगा इस लिक्विड को, पार तो होगा इसको, पार तो होगा। तो जो जोन बनना था वो नहीं बनेगा। अब इसी रिफ्रैक्शन से देखो, जब ये रेयरर से यानी हल्के से भारी की तरफ जाएगा, तो ये सेंटर से दूर भागेगा। ठीक, यहां से भी हल्के से भारी की तरफ गया तो सेंटर से दूर भागा, हल्के से भारी सेंटर से दूर भागा। लेकिन ये क्रॉस करेगा अल्टीमेटली। तो जब क्रॉस करेगा, तो इसका जो शेडो जोन होगा वो बहुत कम होगा। तो 103 से 150 के बीच में पी वेव का शेडो जोन मिलता है, 103 से 150 के बीच में। उसके बीच में जो है आपको पी वेव नहीं मिलेंगे। देखिए यहां से पी वेव आया, अब इस रिफ्रैक्शन की वजह से ये शेडो जोन बना है। ठीक है, इसके तैरने की वजह से नहीं कि ये लिक्विड में जा पाता है कि नहीं, लेकिन पी वेव का जो शेडो जोन बनता है वो उसके रिफ्रैक्शन से यानी परावर्तन की वजह से बनता है। लेकिन एस वेव का जो शेडो जोन बनता है उसकी क्षमता की वजह से बनता है कि ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपने शेडो जोन समझ लिया। ओके, अब हम आते हैं भाई कंक्लूजन पे। देखो कंक्लूजन मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बहुत ही आशावादी कंक्लूजन होगा। अब इसका कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं 20% में, 20%। हमको हमेशा याद रखना है कि इसको केवल 20% एरिया देना है, लेकिन लिखना जरूर है कंक्लूजन। ठीक है, सिस्मिकी यानी भूकंप विज्ञान पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन की आधारशिला है। बिल्कुल सही बात है। यह अदृश्य आंतरिक प्रक्रियाओं को, अदृश्य आंतरिक प्रक्रियाएं मतलब हमें तो पता नहीं पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, कोई गया तो है नहीं उसके अंदर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रमाणों में, वैज्ञानिक प्रमाणों में फिजिक्स के नियम लगाकर रिफ्रैक्शन, ठीक है, फ्लोटिंग, वैज्ञानिक प्रमाणों में बदलकर प्लेट विवर्तनिकी, मेंटल संवहन, आइसोस्टेसी और भूगर्भिक गतिकी, जियोडायनेमिक इक्वेशन, इन सबको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो सिस्मोलॉजी है केवल और केवल प्लेट विवर्तनी नहीं, मेंटल संवहन, आइसोस्टेसी और जियोडायनेमिक इवोल्यूशन सबको ये क्लियर करता है कि हमारी समझ को सुदृढ़ करता है और आधुनिक पृथ्वी विज्ञान में अनिवार्य बनाता है। तो ये देखो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपको अपने आंसर को औरों से थोड़ा सा बेहतर करना है, एक नंबर अतिरिक्त लेना है, देखिए आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको एक नंबर अतिरिक्त दिलाऊंगा। ये हो गया सामान्य से थोड़ा बेहतर कंक्लूजन। लेकिन अब एक्सेलेंट कंक्लूजन आपको कैसे मिलेगा? जब आप उसमें करंट को ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आपने करंट को अपने कंक्लूजन में ऐड किया, आपके एग्जामिनर ने उसको देखा, आपका एक नंबर पक्का। ऐसे अगर 20 प्रश्न हैं, आपने 14 में भी डाल दिए, तो ऑटोमेटिकली आप 14 नंबर ऊपर हो जाएंगे अपने कंपटीटर से। देखिए नासा का स्वॉट मिशन 2024-25 में चला है। एआई सहायता से सिस्मिक टोमोग्राफी में हुई प्रगति पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3D इमेजिंग बनाने जा रहा है। ठीक है, पहली बार हो रहा है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी हम 3D इमेजिंग बनाएंगे, जिससे मेंटल कन्विक्शन और प्लेट टेक्टोनिक को समझने में सहायता मिलेगी। नाम याद रखिएगा, नासा का स्वॉट मिशन। ठीक है, जहां पर भी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का बात आएगा, आप बस इतना लिख दीजिएगा कि इससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने में अब और सहायता मिलने वाली है। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक नंबर लेकर आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख कर जाइएगा, बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम डायग्राम पर। ये हमने डायग्राम बता दिया, आपको केवल ये डालना है। ठीक है, अपने इस तरीके के उत्तर में ये आपको नहीं डालना है। देखो क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यही एस वेव और पी वेव बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि जो जहां पर ओरिजिनेट होता है उसको एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, और जहां पर पहली बार सतह पर ये हमको भूकंपीय तरंग मिलते हैं उसको हम फोकस कहते हैं। तो ये केवल पी और एस वेव के बारे में हमको जानकारी दे रहा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से इनकी गति में बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप बना सकें तो छोटे में ही बना दीजिएगा, पूरा परफेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी बनाइएगा, कोर बनाइएगा, जो
एस वेव है, ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, एस वेव को ऐसे, और जो पी वेव है दूसरे पेन से, सपोज करिए पी वेव आप, अब यहाँ पेन नहीं मिल रहा है मुझे, चलिए छोड़िए, पी वेव आप ऐसे दिखा दीजिएगा, यहाँ से आया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से आया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, तो पी वेव का ये हो गया, एस वेव का ये हो गया, बस ठीक है। आधा मिनट लगना है इसको बनाने में, तो आप ये बना दीजिएगा छाया क्षेत्र वाला। दो डायग्राम हो गए, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बेहतरीन प्रश्न हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन को आपने, आपके तीनों पार्ट को इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन कर दिया, आपने डायग्राम बना दिया, फिर आपने क्या किया, आपने बॉडी पार्ट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत बता दिए, ठीक। फिर आपने मेन आंसर को डिस्कस कर दिया कि सिस्मोलॉजी किस तरीके से सहायक है, ठीक है। क्रस्ट को, क्रस्ट के आधार पर मेंटल में क्या करता है, कोर में क्या करता है, ठीक है, आंतरिक कोर में क्या करता है, और पृथ्वी के परतदार संरचना कैसे बताता है। फिर कंक्लूड आपने कर दिया, क्योंकि जो है ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं बल्कि इन सबको एक्सप्लेन करता है। फिर आपने एक एक्स्ट्रा नंबर के लिए नासा का शॉर्ट मिशन लिख दिया, बस हो गया, काम खत्म आपका। चलिए, अब ये हो गया दूसरे दिन का आंसर। तीसरे दिन का प्रश्न ये है, देखिए तीसरे दिन प्रश्न आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर एंड टेलर। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वेगनर और टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के बीच समानताएं और भिन्नताएं क्या हैं। ये आपके तीसरे दिन का प्रश्न है। अब आपके लिए एक कैच है, अब मुझे ये देखना है कि जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं वो मेरी वीडियो को कितना ध्यान से देखते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने एक बहुत ही बेसिक सा मिस्टेक किया है, एक मैंने गलती की है। अब मुझे ये देखना है कि आप प्रबुद्ध जन, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने जा रहे हैं, मेरी उस गलती को पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो आपके लिए एक चैलेंज है ये, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी मजबूत करेगा, ठीक है। और आप वो गलती मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे लिखने से क्या होगा, जो पहला कंडीशन है कि पीडीएफ उसी को मिलेगा सारे कोर्स का जो डेली कमेंट करेगा। इस बहाने आप मेरे चैलेंज को भी स्वीकार करेंगे, आप पीडीएफ के लिए कमेंट भी करेंगे और आप नोट भी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी एक बार चेक होगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो इसी के साथ मैं अब आज आपसे विदा लेता हूँ। कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं।